हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th का नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, और इसका पार्ट फोर्थ करेंगे क्योंकि हमने पिछले कुछ सेशन में नेशनलिज्म इंडिया के बारे में बहुत सारी बातें कर चुके हैं। ठीक है, जैसे इस फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन किया। इंट्रोडक्शन में हमने बात किया 1885 से लेकर 1915 तक की सारी बातें कि आईएनसी कैसे बनी, क्यों बनी और कब कब ये प्रिसाइड किया जाता है, नवंबर और दिसंबर के महीने में। ठीक है, फिर उसके बाद हमने मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट देखा। फिर हमने बंगाल का डिवीजन देखा कि कैसे हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़े। और 1915 तक जब तक महात्मा गांधी नहीं आए थे तो वो इंट्रोडक्शन के पार्ट में था। फिर फर्स्ट पार्ट में हमने किया जब महात्मा गांधी आ चुके थे, तो महात्मा गांधी आए थे 1915 में, और उसमें हमने देखा कि इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या रहा, महात्मा गांधी कैसे आए, तो ये सारी चीज़ें। फिर सेकेंड पार्ट में हमने देखा कि महात्मा गांधी ने लखनऊ पैक्ट में शामिल हुए, फिर उसके बाद उन्होंने सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, फिर कौन कौन से सत्याग्रह उन्होंने किए। फिर थर्ड पार्ट में हमने देखा कि किस तरह उस रॉलेट एक्ट क्या था, रॉलेट एक्ट के बाद जलियांवाला बाग क्या हुआ, मैसेकर, उसके बाद खिलाफत मूवमेंट कैसे हुआ, फिर आईएनसी ने कौन सी मूवमेंट स्टार्ट की विच इज ऑल्सो नोन एज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कौन कौन से एस्पेक्ट से, कौन कौन से पर्सपेक्टिव से लोग देखते रहे, तो वो सारी चीज़ें हमने कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, सक्सेसफुली। तो अब हम करेंगे नेशनलिज्म इंडिया का फोर्थ पार्ट, जिसमें हमने देखा। अच्छा, इससे पहले की थोड़ी सी बात बता दें, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हो चुका है। ठीक है, और क्यों, कैसे खत्म हुआ था? चौरी चौरा इंसिडेंट के साथ, जहाँ पे 23 पुलिसमैन को जिंदा जला दिया गया था। वो सारे लोग जो नॉर्मल रेवोल्यूशनरी थे, तो वो सारे लोग गोरखपुर के चौरी चौरा नामक जगह पे उस पुलिस स्टेशन को जला दिए थे, और वहाँ पे जितने भी लोग थे, वो भी जितने भी पुलिसमैन थे, वो भी सारे लोग जला दिए गए थे। ठीक है, तो अभी हम लोग नेशनलिज्म इंडिया का पार्ट 4, जिसमें हम स्वराज पार्टी से स्टार्ट करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, जो कि 1923 में हुआ ना, और इससे पहले चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था 1922 में। तो अभी ये इसके पीछे का हमें एक बार वो कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा कि व्हाट हाउ इट वाज इम्पोर्टेंट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी क्यों इतनी जरूरी थी, तो ये हमें समझना पड़ेगा। स्वराज पार्टी इसलिए जरूरी थी क्योंकि 1919 में इंडिया के जो ब्रिटिशर्स थे, जो हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया था। कौन सा एक्ट? 1919 का। ठीक है, 1919 का एक एक्ट लाया था, जिसमें उन्होंने डायरकी सिस्टम लाई थी। डायरकी मतलब वो इलेक्शन करवाने वाले थे सेंट्रल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी। ठीक है, तो स्वराज पार्टी इसलिए बनाई गई थी CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। आईएनसी के ही अंदर रह के ये सारे लोग प्रोविंशियल इलेक्शन में जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं, जो चीज़ें बुरी हो रही हैं, उनमें डिस्कशन कर पाएं। ठीक है, तो आईएनसी के अंदर ही रह के एक ऐसी पार्टी बनाई गई जो पूरी तरीके से स्वराज को डिमांड करती थी, स्वतंत्रता को डिमांड करती थी। ठीक है, तो स्वराज पार्टी इसीलिए बनाई गई थी। ये सारे लोग थोड़े ओल्ड थे, बूढ़े लोग थे, CR दास और मोतीलाल नेहरू। तो इन्होंने स्वराज पार्टी को देखा। वहीं पे जो यंगस्टर लोग थे, जैसे उस समय यंग थे मोतीलाल नेहरू के बेटे, तो उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू, वो थे। सुभाष चंद्र बोस उस समय बहुत यंग थे। तो वो और उन जैसे कई सारे लीडर्स, वो लोग मास एजिटेशन के ऊपर विश्वास करते थे कि स्वतंत्रता तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ना, एज द बाल गंगाधर सेड ना, कि जो स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड वी शैल हैव इट। ठीक है, तो जो स्वराज है वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और उसको तो हम पा ही के रहेंगे। तो वही बात, स्वराज पार्टी के ये दोनों नेता तो नॉर्मल शांति से कर रहे थे, लेकिन इन्हीं के जो यंगस्टर लोग थे, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये लोग मास एजिटेशन के साथ कर रहे हैं, प्रोविंशियल इलेक्शन के साथ साथ। ठीक है भाई, तो 1923 का स्वराज पार्टी इसीलिए जरूरी था। अब हम देखते हैं कि ये आपके उसमें बुक में नहीं दिया गया, पर फिर भी क्योंकि आपको एक सीक्वेंस हम पढ़ा रहे हैं सीक्वेंस से, तो ये दोनों आपके बुक में नहीं दिए गए हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से, ये दोनों आपके बुक में नहीं दिए हैं, लेकिन क्योंकि एक सीक्वेंस बन रहा था, तो उनमें क्या क्या बीच में हुआ और कहानी की तरह लगे आपको, तो इसीलिए हमको ये बताना पड़ रहा है, और अच्छा भी लगेगा आपको। समझिए, तो जब से आईएनसी स्टैब्लिश हुई थी, आईएनसी में कभी भी महात्मा गांधी प्रिसाइड नहीं किए थे, यानी प्रेसिडेंट नहीं थे। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट टाइम।
1924 बेलगांव, आईएनसी का बेलगांव सेशन, बेलगांव कर्नाटका में है, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने प्रिसाइड किया पहला सेशन आईएनसी का 1924 में बेलगांव कर्नाटका का सेशन, ठीक है। और उन्होंने इसमें जोर दिया यूनिटी के ऊपर और खादी स्पिनिंग के ऊपर। किसके ऊपर? खादी स्पिनिंग के ऊपर, कि हमारे लिए खादी क्यों जरूरी है। तो क्योंकि ये स्वावलंबन को फॉलो करते थे। स्वावलंबन मतलब अपना काम खुद से करिए, ठीक है। तो ये इसीलिए कहते थे कि हमें स्वावलंबन को फॉलो करना है, हमें खादी को अपनाना है, क्योंकि खादी चरखा चला के भी बनाया जा सकता है। बाकी ये जो हम लोग सिंथेटिक फाइबर के कपड़े पहनते हैं, ये सारे तो अंग्रेजों के द्वारा बना के दिए गए हैं। तो उनको हमें क्या करना चाहिए? बर्खास्त करना चाहिए, उनको हमें क्रिटिसाइज करके छोड़ देना चाहिए, रिनंसिएट कर देना चाहिए। तो ये सारी चीजें महात्मा गांधी ने इस आईएनसी के सेशन में की कि हमें एक होना पड़ेगा, चाहे हम मॉडरेट हों, चाहे हम एक्सट्रीमिस्ट हों, चाहे हम मुस्लिम हों, चाहे हम हिंदू हों। तो कोई भी ऐसी कास्ट वास्ट में हमें डिवाइड नहीं होना है, नहीं तो ये डिवीजन का फायदा उठाएंगे, ठीक है। डिवाइड करेंगे और रूल करेंगे। नेक्स्ट है ककोरी कॉन्स्पिरेसी केस 1925 का। ककोरी कॉन्स्पिरेसी केस क्या था, ठीक है। तो ये एक लखनऊ के पास की जगह है ककोरी। तो उस ककोरी में ककोरी से होते हुए एक ट्रेन थी जो 1925 में ब्रिटिशर्स की ट्रेन थी और वो जा रही थी, ठीक है। तो उसमें कई सारा ट्रेजरी रखा हुआ था, कई सारा खजाना वगैरह रखा हुआ था, जिसको लूटा गया HRA के द्वारा। HRA को क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, जो कि एक पूरा ग्रुप था रेवोल्यूशनरी लीडर्स का, जिसमें कई सारे लीडर्स आते हैं, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद जी, अशफाक उल्लाह खान, ठीक है, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल। तो ऐसे कई सारे लीडर्स इस हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के अंदर आते हैं। तो ये लोग क्या किए थे? ये लोग एक ट्रेन थी जिसमें कई सारा खजाना जा रहा था, जो ब्रिटिशर्स कहते हैं कि उनका है, पर आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि उनका तो कुछ खजाना ही नहीं था। वो तो हमारे खजाने को, हमारे ही जगह से चुराए हुए पैसे को वो धीरे धीरे ट्रांसफर करते थे ब्रिटेन में, ठीक है। तो अपने पैसे को, यानी वो हमारा ही पैसा तो है, तो अपने पैसे को अपनी आज़ादी के लिए लगाना क्या गलत है? तो हमारे हिसाब से तो गलत नहीं है, लेकिन ब्रिटिशर्स तो उसको गलत कहेंगे ना, तो बिल्कुल कहेंगे। तो हम इस ट्रेन को जब लूटे, तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने इसके ऊपर जब केस बनाया तो उसको कहा गया ककोरी कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है, समझ आ गया। लेकिन बाद में यूपी के लीडर्स, यूपी ने इसको चेंज करके, यूपी कॉन्स्पिरेसी केस को चेंज करके इसका नाम रख दिया ककोरी ट्रेन एक्शन केस। ककोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है। तो हमने कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं की है, हमने कोई क्राइम नहीं किया है, हम अपनी ही चीज को मांगने गए थे। दिस वाज अ काइंड ऑफ रेवोल्यूशन, दिस वाज अ काइंड ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ना। तो हम क्यों इसको रिवॉल्ट का नाम दे रहे हैं, क्यों हम इसको कॉन्स्पिरेसी कह रहे हैं? दिस वाज नॉट अ कॉन्स्पिरेसी, दिस वाज अ काइंड ऑफ ट्रेन एक्शन व्हिच वाज हैपेंड बिकॉज ऑफ गेटिंग द फ्रीडम। ककोरी ट्रेन एक्शन बाय HRA, ठीक है। अच्छा, HRA के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात, यही HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, इसका नाम भगत सिंह के आने के बाद इसका नाम हो चुका था HSRA, जिसका मतलब होता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है। इसको भगत सिंह जब ज्वाइन किए तो इसका नाम हो गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट करके भेज सकते हैं, तो हम एक बार वापस से इनको समझा देंगे कि जो भी पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा होगा। चलिए अब साइमन कमीशन की तरफ चलते हैं। साइमन कमीशन था क्या? तो साइमन कमीशन एक इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर किया गया था, एक प्लान की गई थी, जो प्लानिंग की गई थी सर जॉन साइमन के अंडर में, ठीक है। तो एक ग्रुप बनाया गया था सर जॉन साइमन के साथ, बाकी 6 और लोग थे, तो टोटल 7 लोग का ये 7 लोगों का ये ग्रुप था, जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि जो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था ना,
1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इसमें डायरकी लाई गई थी। डायरकी ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था। डायरकी मतलब डुअल गवर्नमेंट। डायरकी का मतलब क्या होता है? डुअल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसमें दो सरकार होगी, जैसे आज हमारे यहाँ होती है सेंटर में और एक स्टेट में, वैसे ही इस समय भी डिसाइड किया गया था कि अब हमारे देश के अंदर दो तरीके से गवर्नमेंट काम करेगी, एक सेंट्रल लेवल पे और एक प्रोविंशियल लेवल पे। तो वैसे ही डायरकी को रिव्यू किया जाएगा, मतलब चेक किया जाएगा क्या ये काम जो इस्टेब्लिश किया गया था 1919 में, क्या ये चीजें सही चल रही हैं। तो इसको 10 साल के बाद एक कमेटी रिव्यू करेगी, चेक करेगी कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो इसके लिए सर जॉन साइमन के अंडर में एक कमीशन स्टैब्लिश की गई, एक कमेटी स्टैब्लिश की गई, जिनका ये काम था टू रिव्यू, ठीक है। देखिएगा, इट वाज अ 7-member ब्रिटिश डेलीगेशन चेयर्ड बाय सर जॉन साइमन, ठीक है। तो एक 7 लोगों की कमेटी बिठाई गई जो काम करेंगे सर जॉन साइमन के अंडर में, टास्क्ड विद रिव्यूइंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिनका काम होगा GOI एक्ट 1919 को रिव्यू करना एंड प्रपोजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, और जो कुछ भी नए चेंजेस करने हैं उसके हिसाब से कुछ चेंजेस ला सकें, प्रपोज कर सकें। तो दैट वाज द साइमन कमीशन, ठीक है। तो इस साइमन कमीशन को हमारे देश वाले लोग वो नहीं कर रहे थे, मतलब सहमत नहीं थे इससे। क्यों नहीं सहमत थे? सबसे पहला कारण, क्योंकि देखो कंट्रोवर्सी क्या थी। दिस वाज फुल ऑफ ब्रिटिश मेंबर्स। इसमें सातों के सातों लोग कैसे थे? सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे। अब आप सोचो कि इंडिया के बारे में आप कुछ बनाने आ रहे हो, इंडिया के लॉज को बनाने जा रहे हो, इंडिया में कुछ रिफॉर्म्स बनाने जा रहे हो, ठीक है। इंडिया में अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं। अरे इंडिया में तो इंडियन है ना, सब छोड़ो, इंडियन है, ठीक है। और इंडिया के बारे में जब आप कुछ इतना कुछ बनाने आ रहे हो और उसमें इंडियन ही लोग नहीं हैं, तो क्या आप कहीं से भी हमारे लिए फायदेमंद या बेनिफिशियल लॉ बना पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो दिस वाज फुल ऑफ ब्रिटिश मेंबर्स। तो यही सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी कि भैया इसमें तो कोई इंडियन है ही नहीं, सारे ब्रिटिशर्स को ले रखे हो, तो ये तो अपने बेनिफिट के हिसाब से बनाएंगे ना सारे लॉ। तो इसी के लिए सर जॉन साइमन के अगेंस्ट में एक जो सीबीएसई के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि 1927 में आईएनसी 1927 में इनका एक सेशन होता है मद्रास में। कहाँ होता है बच्चे? मद्रास में, ठीक है। आईएनसी का एक सेशन होता है 1927 में मद्रास में, ठीक है। तो ऐसा पाया गया, आई बात समझ में। और इसमें क्या डिस्कशन हुआ था? इसी बात को लेकर कि हम लोग सर जॉन साइमन के अंडर में जो साइमन कमीशन आ रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे? रिजेक्ट करेंगे, उसको हम लोग मार भगाएंगे। तो यही चीज हुआ आखिरकार जब साइमन कमीशन 1928 में बम्बई में आया। तो यहाँ पे आप देखो प्रोटेस्ट एंड लीडरशिप। तो प्रोटेस्ट कैसे हुआ और कौन इसको लीड कर रहा था? तो व्हेन द कमीशन लैंडेड इन बॉम्बे इन February 1928, तो जब फरवरी 1928 में ये लैंड हुआ बॉम्बे के अंदर, तो इट फेस्ड वाइड स्प्रेड एंगर। तो इससे लोगों के बीच में बहुत सारा एंगर फैला। क्यों फैला? क्योंकि सब पहले से ही गुस्सा थे कि साइमन कमीशन को हम लोग आने ही नहीं देंगे। तो 1928 में आप पाएंगे कि सारे लोग गुस्से से फूटे हुए थे। और इनके लीडरशिप कौन थे? लीडर कौन था? तो वो थे लाला लाजपत राय। अच्छा, क्यों लाला लाजपत राय थे? लाला लाजपत राय तो पंजाब के रहने वाले थे ना, तो बम्बई में आके क्यों रिवॉल्ट कर रहे हैं? ठीक है, तो बात ऐसी है कि जो तीन एक्सट्रीमिस्ट थे गरम दल के लोग, तो उनमें थे लाल, बाल और पाल, ठीक है। तो लाला लाजपत राय वो पंजाब के थे और विपिन चंद्र पाल वो थोड़े राइटर किस्म के थे, तो बंगाल से बिलोंग करते थे। और पाल जो थे, क्या नाम है उनका? बाल गंगाधर तिलक जो थे वो गुजरात से थे, बम्बई से थे। उनकी डेथ हो चुकी थी 1920 में, 1920 में उनकी डेथ हो चुकी है। तो अब सारी कमान किसको सुलझानी पड़ रही है या सारी कमान किसको लेनी पड़ रही है? लाला लाजपत राय को। तो इसीलिए लाला लाजपत राय खुद अपने से इस एजिटेशन में आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और बार बार ये लोग एक नारा लगाते हैं, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, ठीक है। तो ऐसे होता है पूरा।
तो आखिरकार आप पाएंगे कि सर जॉन साइमन को भगाने में लाला लाजपत राय का बहुत बड़ा रोल था, लेकिन उसी में एक पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे जिनको हम बोलते हैं एसपी। तो उसी में एक एसपी थे, एसपी का नाम था जेम्स ए स्कॉट, जेम्स ए स्कॉट, ठीक है। तो जेम्स ए स्कॉट ने ऐसा आदेश किया पुलिस वालों से कि आप जाके जितने भी लोग हैं जो रेवोल्यूशन कर रहे हैं, सॉरी जो लोग भी ये मूवमेंट कर रहे, सत्याग्रह वगैरह टाइप का कर रहे हैं, तो इन सारे लोगों को मार भगाइए, उनके ऊपर लाठी चार्ज करिए। तो जेम्स ए स्कॉट ने ऐसा आदेश किया, कमांड किया लोगों को कि आप जाइए इनके ऊपर लाठी चार्ज करिए। तो उसी में एक लाठी जाके लाला लाजपत राय के सर पे लगती है, जिसकी वजह से इनका ब्रेन हेमरेज हो जाता है, क्योंकि बॉडी तो हो ही चुके थे, तो इनकी डेथ हो जाती है यहीं पे। और एसपी जेम्स ए स्कॉट के प्रति लोगों के मन में और गुस्सा बढ़ने लगा, ठीक है। तो इसी गुस्से को हथियार बना के HSRA के जो मेंबर्स थे, जैसे जिनमें जो लाला लाजपत राय को अपना गुरु मानते थे, खासकर भगत सिंह, क्योंकि वो भी पंजाब से थे और ये भी पंजाब से थे। लाला लाजपत राय एक टीचर भी थे दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज के, उसी कॉलेज में जहाँ पे भगत सिंह पढ़े हुए थे, ठीक है। तो इसी की वजह से अब वो लाला लाजपत राय की इस मृत्यु का, इस मर्डर का वो बदला लेना चाहते थे। तो यहाँ पे होता है एसासिनेशन ऑफ सॉन्डर्स, ठीक है, ए सॉन्डर्स, एंड्रयू सॉन्डर्स, ठीक है। तो सॉन्डर्स नाम का एएसपी होता है, एएसपी, ये एसपी है जेम्स ए स्कॉट, और यहाँ पे जो ए सॉन्डर्स है ना, ए सॉन्डर्स ऐसे यू है, ठीक है। तो जो एंड्रयू सॉन्डर्स है वो एएसपी है, ठीक है। तो ये लोग जाते हैं मारने जेम्स ए स्कॉट को, लेकिन गलती से मार देते हैं एंड्रयू सॉन्डर्स को। आई बात समझ में? तो यहीं पे ये केस कंप्लीट हो जाता है और बहुत चालाकी से मारते हैं। अगर आप कोई मूवी देखे हो, कोई वीडियो वगैरह देखे हो जहाँ पे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जी एक साइकिल की चेन को चढ़ा रहे थे, ठीक है, ऐसा दिखा रहे थे कि चेन उनका उतर गया और इसको चढ़ा के, और एक बुक रहती है, उस बुक में ऐसे थोड़ा सा पार्ट कट करके उसके अंदर रखे होते हैं वो गन। तो जैसे ही एएसपी सॉन्डर जैसे ही वो निकल रहा होता है अपनी पुलिस की जीप में, जैसे ही बाहर निकल रहा होता है, उसी समय भगत सिंह एक बंदूक लेकर तुरंत शूट करते हैं और उसको एंड्रयू सॉन्डर्स मारा जाता है। मारना चाहते थे लोग जेम्स ए स्कॉट को, लेकिन मारते हैं किसको? एंड्रयू सॉन्डर को। दैट वाज द मेन थिंग। So this was all about the part 4th of nationalism in India. Now we will meet in part 5th of nationalism in India. Okay. अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग, यू मे आस्क टू मी फ्रीली. Okay. That's all. Thank you.